नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सावित्री है। ज़िंदगी ने मुझे हमेशा पराई बना कर रखा। मैंने जब आंखें खोली तो अपने सामने तंग गलियाँ, टूटती छत और गरीबी के वो दाग देखे जिन्हें कभी धोया नहीं जा सकता था। मेरी माँ मेरा दिन रात काम करती, कभी बर्तन मांजना, कभी कपड़े धोना, कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाना। उनकी आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ दुख झलकता था, लेकिन मुझसे कभी कुछ कहती नहीं थी। मैं स्कूल जाना चाहती थी, किताबों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन हालात इतने तंग थे कि अक्सर पेट की आग बुझाना ही सबसे बड़ी पढ़ाई लगती थी। एक दिन माँ मुझे लेकर एक बड़ी हवेली के सामने पहुंची। वो जगह देखकर मेरी सांसें थम गई। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर की सीढ़ियाँ और खिड़कियों से झांकती भव्यता। यही काम मिलेगा सावित्री, माँ बोली। तुझे चुप रहना होगा, यहाँ के लोग बड़े हैं, उनका गुस्सा भी बड़ा होता है। वे हवेली वसुंधरा देवी की थी, शहर की सबसे अमीर औरत, जिनकी चर्चा हर जगह होती थी। बाहर लोग उन्हें इज्जत से ठुकराइन साहिबा कहते थे। मुझे उस घर में नौकरानी की बेटी के तौर पर जगह मिली। कभी झाड़ू लगाना, कभी बर्तन धोना, कभी मेहमानों की थाली में खाना परोसना। यही मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन मेरी नज़र अक्सर उस आलीशान घर की चकाचौंध में खो जाती। सोचती अगर मैं भी इस घर की बेटी होती तो कितना अच्छा होता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मैंने देखा कि वसुंधरा देवी की नज़रें मुझ पर अक्सर ठहर जाती हैं। वो बाकी नौकरों से जितनी सख्ती से बात करती हैं, मुझसे कभी वैसा बर्ताव नहीं करती। कभी पूछ लेती है पढ़ाई करती है, कभी मेरी चोट पर दवा रख देती हैं, कभी कभी तो मेरे सिर पर हाथ फेर देती हैं जैसे कोई अपना हो। मुझे अजीब लगता है, लेकिन उस सपना की छुअन मेरे दिल को छू जाती है। एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आया। पूरा घर जैसे कांपने लगा। मैं रसोई में थी जब अचानक बिजली चली गई। हॉल में जाकर देखा, वसुंधरा देवी अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, सावित्री, तुम मेरे लिए सिर्फ नौकरानी की बेटी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मेरे दिल में कई सवाल उठे, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द था वो मुझे चुप करा दिया। अगले दिन सुबह माँ मुझे कमरे में ले गई और बोली, जो सुना उसे दिल में रखना। वसुंधरा देवी तुझे बहुत चाहती है। मैंने पूछा, क्यों माँ? वो मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? माँ चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में छुपे आंसू और सच्चाई की चमक ने मुझे डरा दिया। कुछ हफ्तों बाद हवेली में हलचल मच गई। वसुंधरा देवी बीमार पड़ गई। खबर मिलते रिश्तेदारों को तांता लग गया। राकेश चाचा, जो हमेशा पैसों के भूखे रहे, सुधा, जिनकी आंखों में हमेशा ईर्ष्या झलकती थी, और बाकी के लालची चेहरे जो बाहर से फिक्रमंद लगते थे, लेकिन सिर्फ दौलत की गंध सूखते। हर कोई हवेली की दीवारों को ऐसे देख रहा था जैसे सोने की खदान हो। वसुंधरा देवी की हालत बिगड़ने लगी। घर के अंदर फुसफुसाहट चल रही थी। वो अपनी वसीयत बदलने वाली हैं। मेरा दिल घबराने लगा। क्या इस सब का मुझसे कोई रिश्ता था? एक रात मैंने छिप कर देखा, वसुंधरा देवी अपने पुराने वकील मेहरा साहब से कुछ कागजात पर बात कर रही थी। वो बार बार मेरा नाम ले रही थी। मैं सन्न गई। क्या वसीयत में मेरा नाम लिखा था? लेकिन क्यों? अगली सुबह में घर में चीख पुकार मच गई। राकेश चाचा अपने कमरे में मृत पाए गए। कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली थी और गिरकर सिर फोड़ बैठे। लेकिन मैंने देखा उनकी मेज पर शराब की बोतल के पास एक अजीब सा काला धब्बा था। उसमें कुछ मिलाया गया हो। मेरे दिल में डर समा गया। ये हादसा नहीं था, ये कत्ल था। राकेश की मौत के बाद हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। हर कोई एक दूसरे की शक की नजर से देखने लगा। कभी कोई कहती सब सावित्री की करतूत है, तो कभी कोई फुसफुसाता वसुंधरा देवी पागल हो गई है। सब कुछ उस लड़की के नाम कर रही है। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच बोल रहा है और अब कौन झूठ। बस इतना तय था कि अब हवेली खून और ऐसे की गिरफ्त में थी। एक रात में हवेली के पुराने हिस्से में गई। वहाँ मकड़ी के जालों और धूल से भरे कमरे में मुझे एक डायरी मिली। उस पर लिखा था अभयकांत, यानी वसुंधरा देवी के पति का नाम। डरते डरते मैंने पढ़ा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना अपने ही दुश्मन है। मैंने सब कुछ उस तक लिखा जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, और वो है सावित्री। मेरे हाथ काँप उठे। मतलब मैं हवेली की असली वारिस थी। मैं डायरी को सीने से लगाकर बाहर भागी। अचानक पीछे सुधा बुआ प्रकट। उनकी आंखें लाल से चमक रही थी। तो तुझे सब पता चल गया? वो फूफ कर उठी। लेकिन तू ये रात दुनिया को नहीं बताएगी।
वो मुझ पर झपटने ही वाली थी कि अचानक उनकी चीख गूंजी। सब लोग देख पड़े, दौड़े और देखा सुधा हुआ सीढ़ी से गिरकर मर चुकी थी और हालात और बिगड़ गए। 2 मौतें, रहस्य और वसीयत का खेल सब मिलकर हवेली के एक डरावने जाल में बदल चुके थे। सब लोग उंगली मेरी ओर उठाने लगे। जहाँ जहाँ मौत होती वहीं सावित्री मौजूद होती। ये सब उसी का खेल है। मैं रोते रोते कहती रही, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई फंसा रहा है। लेकिन अब मैं खुद सोचने लगी थी, क्या अगली लाश मेरी होगी? ठीक है, सुधा हुआ की मौत के बाद हवेली का माहौल और खौफनाक हो गया। हर कोई जैसे पागल हो चुका था। पैसे की भूख और डर दोनों ही उनके चेहरे पर साफ दिखते। एक रात अचानक तहखाने में हलचल की आवाज आई। मैंने छिपकर देखा, कोई नकाबपोश आदमी वकील मेहरा साहब के हाथ में फाइल छीन रहा था। मेहरा चिल्ला रहा था, वैसे तो मेरी जिंदगी है, छोड़ो इसे। लेकिन नकाबपोश भाग निकला और मैं दूर से बस देखती रह गई। अगली सुबह हवेली में हंगामा मच गया। मेहरा सामने सबको बताया कि उसे चोरी हो गई है। अब किसी को पता नहीं था कि असली वारिस कौन है। रिश्तेदार की नजर फिर मेरी ओर मुड़ी। जरूर सावित्री ने ये करवाया होगा। वो चिल्लाए, सबूत मिटाना चाहते। मैंने कसम खाई, नहीं, मैं साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मेरे दिल में सवाल और गहरे हो गए, आखिर वो नकाबपोश कौन था? उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं हवेली के पुराने हिस्से में घूम रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं मुड़ी तो अंधेरे में बस एक छाया हिली और गायब हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या वो छाया इंसान की थी या कुछ और? कुछ दिन बाद में माँ मुझे आंगन में अकेले मिली। उनकी आंखें डर हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, अब सब तुझे छुपाना पाप होगा। तू सिर्फ नौकरानी की बेटी नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं रो पड़ी। जब तू पैदा हुई थी हालात ऐसे थे, तुझे छुपाना पड़ा। तेरे पिता के दुश्मन बहुत थे, इसलिए मैंने तुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। लेकिन खून का रिश्ता कभी छुप नहीं सकता। मैं निशब्द रह गई। मतलब जो अपनापन हमेशा वसुंधरा देवी की आंखों में देखती वो झूठ नहीं था। सच जानने के कुछ ही दिनों बाद हवेली में एक और हादसा हुआ। इस बार मेरे साथ अपने कमरे में मृत पाए गए। लोगों ने कहा हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन उनकी मुझ पर वही काला धब्बा देखा जो राकेश चाचा की शराब पर था। मतलब ये भी कत्ल था। अब मुझे यकीन होगा कोई हवेली में है जो बार बार सबको मार रहा है। मैंने तय किया कि उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। एक रात में तहखाने में छुप गई। अचानक दरवाजा खुला, वही नकाबपोश अंदर आया। उसके हाथ में वसीयत की फाइल थी। मैंने हिम्मत जुटा उसकी नकाब खींची। चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि खुद वकील मेहरा था। मेरा ठाका मारकर हंसा। हाँ सावित्री, मैं हूँ इस खेल का मालिक। तेरे पिता की मौत भी मैंने करवाई थी। वसीयत को बदलवा कर मैं सब हड़पना चाहता था। तेरी माँ को ब्लैकमेल करता रहा ताकि सच कभी बाहर ना आए। लेकिन तू तो मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने चाकू तान दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम पीछे रहे, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा मेहरा। मैंने देखा वसुंधरा देवी खड़ी थी। उनके हाथ में पिस्तौल थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि नाक थी। तूने मेरे पति को मारा, मेरी बेटी को जिंदगी बर्बाद करने चला था। अब तुझे जीने का हक नहीं। दाएं गोली चली और मेरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस आई, डायरी, वसीयत, सबूत कहता वो सब साफ हो गया। 4 रिश्तेदारों के चाल बेनकाबी और मुझे पिता की असली बेटी हवेली और दौलत के वारिस घोषित किया गया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत दौलत नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये था कि मुझे मेरी माँ और पिता का नाम मिल गया। कुछ महीनों बाद हवेली में अब खून और लालच की गूंज नहीं थी। मैं उस घर को अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया और वो हवेली मासूम हंसी से गूंजती थी। माँ रोज मंदिर में बैठती और मेरे पापा की तस्वीर के सामने दीप जलाती। मैं हर शाम उनके पास बैठती और सोचती, हाँ जिंदगी ने मुझे दर्द बहुत दिए, लेकिन अब मुझे अपनी असली पहचान और अपनी माँ का प्यार मिल गया। मैं सावित्री, एक नौकरानी की बेटी कहलाने वाली लड़की, आज अपने पिता के असली वारिस और माँ की संतान हूँ। इस कफन में से खून और धोखा और मौत सब कुछ मिला, लेकिन अंत में मैंने साबित कर दिया, सच चाहे कितना भी दबा लिया जाए, एक दिन वो बाहर आकर ही जीतता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।